गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी, अब क्योंकि एग्जाम्स आने हैं, 1 महीने नहीं 1.5-2 महीने बाद आने ज़रूर हैं, तो अपनी तैयारी को कैरी ऑन रखना अच्छे तरीके से। हरियाणा जी के हम पढ़ रहे थे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कल, जिसकी शुरुआत की थी हमने शिक्षा और स्वास्थ्य। कैसे कैसे हरियाणा में शिक्षा के आंकड़े लगातार बढ़ते गए, बेहतर होते गए, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिन पे कि सरकार को, एनजीओज को, जनता को ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा क्योंकि एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है और टोटल हरियाणा का 57% हिस्सा एनसीआर में आता है। दिल्ली से लगते हमारे 14 जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है, लेकिन वहीं कुछ दुखदायक बातें भी लगती हैं जो आंकड़ों में हमें दिखती हैं कि जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। आपके गुड़गांव का लिटरेसी का आंकड़ा बहुत बेहतर है, 84%, जबकि टोटल हरियाणा का एवरेज है 75%। लेकिन गुड़गांव से बिल्कुल लगता हुआ आपका जिला है मेवात या नूह, जहां का लिटरेसी परसेंट सिर्फ 54% है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों, इतनी ज्यादा भिन्नता क्यों, जबकि दोनों बिल्कुल आसपास के इलाके हैं? इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी भी कुछ पिछड़े हुए इलाके हैं तो उन पे ध्यान देने की। जैसे एक परिवार होता है ना, परिवार में अगर 4 भाई बहुत अच्छे हैं और एक कमजोर है, तो उस एक को भी साथ खींचना होता है, उन चारों की जिम्मेदारी होती है। यही सारी बातें जैसे समाज पे लागू हैं, परिवार पे, ऐसे राज्य के जिलों पर भी लागू हैं। अगर आपका राज्य बहुत एडवांस्ड है, आप कहते हैं हम जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, हम लिटरेसी में बहुत आगे हैं और हम जो है बहुत टैक्स पेयर हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन अगर आपका एक जिला महज 54% की लिटरेसी रेट को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये सब लोगों के लिए एक सोचने का विषय है। तो इसके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा और ये 54% का आंकड़ा खींच तान के कम से कम 75 के आसपास तो ले जाना चाहिए, ताकि वो लोग भी एवरेज की श्रेणी में गिने जा सके। ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि जिनका आंकड़ा लिटरेसी में बहुत खराब था, उनका लिंगानुपात राज्य का बेस्ट था, 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और कितनी अजीब बात है कि जिनका लिटरेसी का आंकड़ा नंबर 1 था, यानी गुड़गांव, 84% के साथ, उनके यहाँ पर लिंगानुपात सबसे खराब है, 1000 के मुकाबले महज 854 महिलाएं। इसका मतलब इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पढ़ाई लिखाई लिंगानुपात के अंतर को गहराती चली जाए। क्योंकि गुड़गांव तो इशारा यही कर रहा है कि अगर लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया है तो लोगों की मानसिकता में तो परिवर्तन नहीं आया, और शायद वो और कहीं ना कहीं खराब हुई है, क्योंकि लोगों ने बेटियों को भ्रूण हत्या के रूप में ही खत्म करना शुरू कर दिया। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई का महज ये मतलब ना हो कि आपका लिटरेसी का आंकड़ा बढ़ जाए लेकिन आपका लिंगानुपात का आंकड़ा घट जाए। इस पर भी सरकार को काम करना पड़ेगा और बेसिकली जनता को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। हमने पढ़ा था हरियाणा धीरे धीरे करके कैसे विकसित हुआ पढ़ाई के क्षेत्र में। जब हम पंजाब से अलग हुए, महज 20% की साक्षरता की आबादी को लेकर हम यहाँ थे, यानी 80% लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज हम प्राउड के साथ कहते हैं 2011 की जनगणना, 9 साल पुरानी जनगणना के आधार पर हरियाणा के 100 में से 75 आदमी पढ़े लिखे थे। 75 टोटल की आबादी, 75% आपके यहाँ साक्षरता थी। तो इन 9-10 सालों में ऑब्वियस सी बात है 100% की लिटरेसी का रेट बढ़ा होगा। और अगर ठीक ठाक ये पेंडेमिक ना रहता, ठीक ठाक जनगणना होती, तो हो सकता है 2021 की जनगणना में हम पढ़ते कि हरियाणा का लिटरेसी का प्रतिशत 80 या उससे भी ऊपर कूद गया, जो एक प्राउड की बात होती। लेकिन फिर भी अभी पुराने आंकड़े ही एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अब 1-2 साल और ये आंकड़े हमें देखने पड़ेंगे। जब तक कि ये पेंडेमिक खत्म नहीं होता, टीचर्स को जनगणना की ड्यूटी नहीं दी जाती, तब तक ये आंकड़े एज इट इज चलेंगे। हमने देखा था हरियाणा में कैसे एक एक जिले में विकास हुआ, फिर कैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हरियाणा में खड़ी हुई। चाहे वो हिसार के रूप में हमने देखा था ये गुरु जम्भेश्वर जी के नाम पे जीजेयू यूनिवर्सिटी 1995 में, या हमने हिसार में ही देखी थी लुवास, LUVAS। ये क्या थी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज, जिसमें जानवरों के, पशुओं के ऊपर रिसर्च और ये सब था। फिर ऐसे ही हमने देखा था MDU बनी थी, एक हमने अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखी थी। ऐसे ढेरों यूनिवर्सिटी सरकार के खर्चे से भी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपने हरियाणा में देखने में आई। ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई और फाइनली बढ़ते 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 आज हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में ढेरों यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। कुछ सरकार से पैसे लेके चल रही हैं, कुछ अर्ध सरकारी टाइप चल रही हैं, और कुछ पूरी तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चल रही हैं। तो अच्छी बात है, शिक्षा का प्रचार प्रसार जैसे हो सके। जो लोग अच्छा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट में पढ़ लें, जो कम पैसा अफोर्ड कर सकते हैं वो सरकारी में पढ़ लें। कम से कम पढ़ तो लें, क्योंकि पढ़ेंगे तभी दिमाग खुलेगा। जरूरी नहीं कि सारी सरकारी हो। अगर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और सरकार कहती है कि हम भाई एक राज्य में हद से हद 10 ही यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, लेकिन आबादी आपकी करोड़ों में है, तो उस कंडीशन में कोई बुराई नहीं होती अगर प्राइवेट सेक्टर वाले भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में आगे आ जाते हैं, बशर्ते
बशर्ते ये ध्यान रखा जाए कि ये पैसे के लेन देन तक सीमित ना रह जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे पैसे जमा करा के और फिर कभी कॉलेज का मुंह ही ना देखें और सीधे डिग्री हाथ में आ जाए, वो चीज ना हो, ये ध्यान रखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था ये, और थोड़ा सा क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पूरा करा दिया था जितना मुझे याद है। हमने पढ़ा था केवीएस हरियाणा में है 23, जेएनवी है यहाँ पे 20, और हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे सबसे पहले जब हम अलग हुए पंजाब से 1966 में, उसके 3 साल बाद नवंबर 1969 में हमने अपना एचबीएससी बनाया था। फिर 1970 में पहली बार 10वीं के बोर्ड हुए, फिर 76 में जाके 8वीं के हुए, फिर उसके बाद 87 में जाके 12वीं के हुए, फिर 90 में जाके 12वीं की वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर काम हुआ, फिर 1994 में ओपन स्कूल के ऊपर काम हुआ, फिर 2006 में सेमेस्टर सिस्टम लाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। 1995 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था मिड डे मील, जिसकी शुरुआत हरियाणा के बहादुरगढ़ से हुई, लेकिन फिर प्रॉपर तरीके से चलने में हमारे यहाँ और 2-4 साल लग गए थे। और आज आपके राज्य में हर जिले के अंदर आने वाले, हर गांव के आसपास पढ़ने वाले सरकारी स्कूल में या निगम के जो निकाय के अंडर चलने वाले स्कूल हैं, सब में मुफ्त में भोजन बांटा जाता है 1ली से 8वीं तक के लिए। तो ये एमडीएम स्कीम भी आपके यहाँ लॉन्च हुई। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। मोरनी हिल्स में जो इलाका है, वहां लड़कियों को स्कूल जाने से रोका ना जाए तो उनको साइकिल दी गई। ऐसे ही अरावली वाले इलाके में तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही थी। और देश का बेस्ट रिजल्ट देने वाले केवीएस और जेएनवी आपके यहाँ भी हैं। जेएनवी में 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, वहीं रहना होता है, वहीं खाना पीना, वहीं पढ़ना। टीचर्स को भी वहीं रहना होता है, 24 घंटे की एक तरह से ड्यूटी होती है। एडमिशन 6ठी में कॉम्पिटिटिव पेपर के थ्रू होते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन जिनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में थे, उनके लिए खोले गए थे। ये सब हमने पढ़ लिया था। नेहरू युवा केंद्र पढ़ा था। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो लगातार बढ़ रही है विकास के रास्ते पर, जहाँ कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, या आपकी जो ये है एसआरएम यूनिवर्सिटी टाइप की कई यूनिवर्सिटी चल भी रही है। ठीक है, फिर सैनिक स्कूल हमने पढ़ा था। पूरे देश में लगभग राज्यों में एक एक सैनिक स्कूल या कहीं 2 मैक्सिमम है, सब में तो है भी नहीं, एक एक भी नहीं है बहुत जगह तो। लेकिन हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ 3 सैनिक स्कूल। तो कहाँ कहाँ हमारा 1961 में कुंजपुरा, और कुंजपुरा से निकले हुए न जाने कितने लड़के आज देश की सेना में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। ये 1961 की देन थी। 2008 में आपके रेवाड़ी, जिसको आप कहते हैं वीर नगरी, यहाँ पे स्कूल बना, सैनिक स्कूल। और तीसरे नंबर पर अंडर प्रोसेस है, अभी एक्वायरमेंट का काम हुआ है, एज सच पढ़ाई शुरू नहीं हुई, लेकिन मातन हेल जो कहाँ पड़ेगा आपका झज्जर में, जिसको आप कहते हैं शहीदों का शहर। तो 3 इंपॉर्टेंट 1961, 2008 और 2010 में 13 में प्रस्तावित था, लेकिन अभी बना नहीं है, इसलिए सन नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये कल हमने पढ़ लिया था। एजुसेट मैंने बताया था, एजुकेशन को सैटेलाइट के थ्रू आगे तक पहुंचाना। गूगल बॉय कौटिल, ये भी बार बार आता है, कहाँ से है ये, तो कुहाड़ गांव करनाल से है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय बता दिया था। 6ठी से 12वीं तक के प्रतिभाशाली ग्रामीण एरिया को बिलोंग करने वाले 75% बच्चे, 25% शहरी प्रतिभाशाली गरीब होने चाहिए, 33% लड़कियों के लिए 6ठी से 12वीं तक के फुली रेजिडेंशियल स्कूल। कल लास्ट इतना पढ़ा था। ठीक है, ज्ञान की शताब्दी। हरियाणा में शिक्षा, ये तो शायद नहीं पढ़ा था, नहीं ये पढ़ लिया था। मासिक परीक्षण पढ़ा दिया था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बताया था ना 2015 में 22 जनवरी से। फिर इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जो सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी उससे झंडा फहरवाया गया। तो बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम, ये तो मैंने पढ़ा दिया था। आरोही मॉडल स्कूल बताए थे कि कैसे टीचर्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, एक बहुत बढ़िया स्कूल बनाएंगे जो पिछड़े इलाके हैं शैक्षणिक रूप से, उनके लिए ये बताया था मैंने। शिक्षा का अधिकार बताया था। देश में अधिनियम बना 2009 में, वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। लेकिन क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो आपकी हरियाणा सरकार ने अगले साल काम किया 3 जून 2011 से। आपके यहाँ शिक्षा का अधिकार सरकार ने जिम्मेदारी बना ली अपनी। ठीक है, पंजाबी भाषा, जिससे कि पहले लोग जो है उतना जानबूझ के उसको प्रमोट नहीं करती थी सरकारें, क्योंकि पंजाब से ही तुरंत में अलग हुए थे, तो उसको प्रमोट करने से फिर लोग कहते फिर अलग ही क्यों हुए थे। तो 1970 से 2010 तक, यानी 40 सालों तक हमारी द्वितीय भाषा रही तमिल भाषा। लेकिन 2010 में जब हुड्डा जी की सरकार थी, सीएम थे वो, तो उन्होंने कहा तमिल कोई बोलता नहीं समझता नहीं, इसको हटा दो और पंजाबी को अपने यहाँ द्वितीय भाषा का दर्जा दे। तो पहली भाषा हमारी हरियाणवी, दूसरी पंजाबी। ठीक है,
तो 8वीं 12वीं जो पढ़ेंगे उनको फिर वो देते हैं ना एक्स्ट्रा कुछ पैसे, 50 रुपए 75 रुपए। नकद पुरस्कार भी वही पहली से 8वीं तक के बच्चे। पाठ्य पुस्तक बांट रहे हैं। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना है, अंबेडकर जी के नाम पर है मेधावी छात्र। मध्याह्न भोजन योजना 2004 से तो सब में लागू हो गई। वैसे 95 से देश में आपकी शुरुआत आपके यहीं से हुई थी। जो देश के पीएम थे ना, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने टाट पट्टी पे बैठ के जो खाना खाया था, जो फ्रंट पेज की फोटो बनी थी, वो बनी थी आपके हरियाणा के इस बहादुरगढ़ के एक स्कूल की। बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा थी। आवासीय विद्यालय थे। कस्तूरबा गांधी बताया था पिछड़े हुए इलाकों में लड़कियों की सेफ्टी के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बना दिए। तो जैसे आरोही स्कूल है, उसमें तो ये भाई घर से आओ बैठो, लेकिन ये है कि यहीं पे रहना है, लड़कियों के लिए है सिर्फ ये। ठीक है। विकलांगों के लिए पानीपत में था आवासीय, ये भी बताया था कल। बचपन शाला। उच्च शिक्षा में बताया था, उच्च शिक्षा में मेनली आता है टेक्निकल एजुकेशन हायर लेवल की, जैसे कंप्यूटर में कोई बहुत बड़ा एमसीए और इस तरह की, या फिर एमबीबीएस टाइप की चीजें करना, या उच्च स्तर पे और किसी क्षेत्र में काम करना जिससे कि आपको लाइफ में आगे जाके आसानी रहे। तो इसके लिए भी सरकार पैसा लगा रही है। आज हरियाणा में ढेरों महाविद्यालय हैं जो स्पेशली लड़कियों के लिए चलते हैं। ठीक है। ये टॉपिक था जो आज शुरू करना था। यूनिवर्सिटीज इतना कल मैंने पढ़ा दिया था। उच्च शिक्षा के 4 वर्ग हैं, तकनीकी, चिकित्सा और व्यावसायिक और कृषि शिक्षा। अब धीरे धीरे कृषि में भी कह रहे हैं कि शिक्षा को इतना बढ़ावा दो कि लोग जो हैं पढ़ लिख के खेती से अपनी जड़ों से कटे ना, बल्कि पढ़े लिखे किसान आगे खेती करें, जो अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, और जहां जहां सरकार उनके साथ गलत करे वो उसको समझने में भी सक्षम हो, और अपनी आवाज को बुलंद करने में भी वो सक्षम होने चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी कभी भी गलत चीज से दबेगा नहीं। वो जानता है कि उसके हक को जानबूझ के दबाया जा रहा है। लेकिन अनपढ़ आदमी को कुछ भी कह सुन के, कैसे भी बरगला के, उसे अपनी बातों में बेवकूफ बना के अपने हिसाब से ढालना पॉसिबल है। इसीलिए अब ये आज की जरूरत बन गई कि पढ़ लिख के ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है। देखिए छोटे लेवल पे अगर जमीन है, मान लीजिए किसी के पिताजी के पास 1 एकड़ जमीन है, तो पढ़ा लिखा के वो नहीं चाहते कि उनका बेटा खेती करे। 1 एकड़ में से क्या निकालेगा? वो पूरे जिंदगी अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, तो पढ़े लिखे बच्चे अगर वहां पे आते हैं, वापस गांव से जुड़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे। जो ये अपनी ऑर्गेनिक खेती होती है ना, हरियाणा फ्रेश ब्रांड है हमारा। ऑर्गेनिक खेती के थ्रू हम कह रहे हैं कि हम नेचुरल तरीके से सारी फसलों को पैदा करेंगे, जिसमें हम कोई भी एनपीके या यूरिया या इस तरह की चीजें नहीं डालेंगे। सिर्फ गोबर से बनी हुई खाद का यूज करके नेचुरल तरीके से जो घर की सब्जियां, फल और इनके पत्ते और सड़ी गली चीजें हैं घर की, जो बायोडिग्रेडेबल है, सिर्फ उसको डाल के हम खेती पैदा करेंगे। और इस तरह से निकली हुई फसल की कीमत लोग देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ये स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। तो धीरे धीरे अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं, जैसे रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं खेती में, बशर्ते खेती करने वाले किसान के पास जमीन ज्यादा हो। देखिए बहुत छोटी खेती में कुछ नहीं निकलता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। इसलिए हर छोटा किसान चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी पढ़ लिख के लग जाए, क्योंकि वो जानता है कि जैसे उसने जीवन काटा ऐसे उसके बच्चे ना काटें जीवन। बहुत दिक्कतें हैं किसानों को। लेकिन जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास कि भैया काम करने वाले 10-10 20-20 लेबर वो रखते हैं पूरे साल, उनके बच्चे अगर पढ़ लिख के खेती में अपना पैर जमाते हैं, तो वो तगड़े किसान जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, इस तरह के किसान भी हैं। आप अमेरिका को उठा के पढ़िए, इंग्लैंड को उठा के पढ़िए, यहाँ ऐसे किसान हैं जो बिजनेस करते हैं। किसान भी बिजनेसमैन है वहाँ, लेकिन उनकी फिर एरिया बहुत बड़ा है, उनके पास सारा काम मशीनों से होता है। लेबर बहुत, मतलब हमारी तरह वाली लेबर नहीं होती वहाँ। वहाँ सारे काम, लेबर वाले काम मशीनों से होते हैं। उनके हर काम में मशीन की एंट्री है। तो फिर या तो हो तो वैसे हो, और नहीं तो फिर छोटे किसान तो कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ लिख के इस तरफ आए। इसमें फायदा नहीं है। ठीक है। तो विश्वविद्यालय की बात करें, हमारे हरियाणा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो बड़ी यूनिवर्सिटीज आपके यहाँ मैंने कल कुछ बताई भी थी, थोड़ी बहुत समझाई थी। उसी में जो जो नेक्स्ट आता जाएगा, मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखना जरूरी है, उसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। पहला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये कल भी बताई थी। आपके राज्य के बनने से ठीक 10 साल पहले कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। किसने? आपके देश के पहले राष्ट्रपति ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो केयू की आधारशिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में रखी थी, वही है ये। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है ये। इससे पहले, जैसे ये बनने से भी पहले बन गया था, तब तक तो हम पंजाब थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया। ठीक है। तो क्योंकि राष्ट्रपति ने इसका शुरुआत की है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी केयू इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है करनाल।
इग्नू का रीजनल सेंटर है करनाल। देखो क्या लिखा है, इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय को काट देना, केंद्रीय गलत लिखा गया, टाइपिस्ट ने गलती कर दी, ये केंद्रीय नहीं है, इग्नू यूनिवर्सिटी है। अगर आप जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 1985 में 1985 में आपके देश में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई और उसको नाम दिया गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस टाइम पर इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 31 अक्टूबर 1984 ना, और उनके बेटे देश के पीएम बने थे, यानी राजीव गांधी। तो भैया अपने माँ अपने बाप के नाम पे लोग काम करते हैं, ठीक है, वो हर कोई ऐसा ही करता है। तो उनके टाइम में जो यूनिवर्सिटी बनी, जिसने पूरे देश में अपनी शाखाएं बिछा दी, और आज लगभग हर राज्य में कई कई सेंटर्स चलते हैं इनके रीजनल लेवल पर, जिसको नाम दिया गया इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU, इग्नू। इसका रीजनल सेंटर है हमारे यहाँ पर, सेंटर तो इसके ढेरों हैं, लेकिन हेडक्वार्टर अगर पूछेंगे तो दिल्ली में है, और इसका रीजनल सेंटर कहेंगे हरियाणा में कहाँ है, तो आप कहेंगे हमारे जी इसमें कुरुक्षेत्र में पड़ेगा ये, ठीक है, ये रहा। इसे ये करनाल में, सॉरी कुरुक्षेत्र में तो ये थी आपकी पहले वाली जो KU थी, करनाल में। इग्नू केंद्रीय को काट देना, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय रीजनल है, और ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये रीजनल सेंटर है आपके यहाँ। यूनिवर्सिटी तो है ये, लेकिन यूनिवर्सिटी का मेन हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आपके यहाँ पेपर तो आपके हर जगह होते हैं, सोनीपत में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन इसका जो रीजनल सेंटर है वो आपके CM सिटी को याद कर लो, करनाल में बना दिया। तो ये जो यूनिवर्सिटी लिखा है ना, ये इग्नू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके यहाँ उसका रीजनल सेंटर है करनाल में, ठीक है। 1991 में राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय आपके राज्य में बना है, अभी बना है 2016 में। बागवानी का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप इस तरह की फल और सब्जियां जो कि बागों में लगती हैं उनके ऊपर काम करता है। तो हरियाणा में बागवानी यूनिवर्सिटी जो बनी है 2016 में, इसको नाम दिया गया है महाराणा प्रताप। देखो ये लिखा है, हाल ही में इसे महाराणा प्रताप नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना, ये दो अलग बातें हैं। इग्नू एक यूनिवर्सिटी है जो 1985 में बनी थी, इसका रीजनल सेंटर आपके राज्य के CM सिटी यानी करनाल में बना। एक बात हो गई। दूसरी बात, राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, अभी जिसका नाम बदलकर क्या किया गया है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, आपके करनाल में, ठीक है। तो महाराणा प्रताप, ये दूसरी बात, वो एक बात, ये दूसरी बात। तीसरा, कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कुटेल, इसको हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। इसमें चलिए अब देखो क्या है, ये जो लिखा है ना महाराणा प्रताप, किसका नाम है ये, आपकी बागवानी की यूनिवर्सिटी का, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का। इस बागवानी विश्वविद्यालय की एक बात तो ये हुई, दूसरी बात क्या हुई, इग्नू केंद्रीय छोड़ दो, इग्नू क्षेत्रीय, ये सेंटर है, सेंटर, रीजनल सेंटर, किसका, इग्नू यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी कहाँ है, दिल्ली में हेडक्वार्टर, लेकिन सेंटर इसके ढेरों हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं, क्योंकि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में काम करती है। तो एक पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट आपके राज्य का पहला जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप, और तीसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है, कल्पना चावला के नाम पर। कल्पना चावला अच्छी तरह जानते हैं, करनाल की थी, मैंने आपको बताया भी था व्यक्तित्व वाले चैप्टर में। और इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी बताई थी, 1 जुलाई 1961, और ये यहाँ जब 33 साल की थी तब इनका सिलेक्शन हुआ था नासा के लिए, यानी 1994 में ये सेलेक्ट हुई, और 1997 में ये पहली बार अभियान दल पे गई। 6 क्रू मेंबर्स थे टोटल, जिनमें एक हमारी कल्पना चावला थी। फिर उसके बाद 2003 में ये दोबारा गई थी, 16 जनवरी को। लेकिन ये बहुत दुखदायक घटना रही, क्योंकि वापसी में 1 फरवरी 2003 को, 1-2-3 को, ठीक धरती पे पहुंचने से 16 मिनट पहले इनका जो जिस स्पेसशिप में ये गए थे उसमें गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल फॉल्ट, और कुछ भी नहीं बचा। तो उसमें जो टोटल मेंबर गए थे वो 7 क्रू मेंबर्स गए थे, ठीक है। तो ये 7 क्रू मेंबर्स, पहले 6 फिर 7, ये कल्पना चावला। तो इसके नाम का, कल्पना चावला के नाम का स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है। अगर इसका पूरा नाम आएगा ना तो आप लिखेंगे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऐसे लिखेंगे आप, KCGMC। KCG मतलब कल्पना चावला गवर्नमेंट, सरकारी है,
M मतलब मेडिकल और C मतलब कॉलेज। ये यूनिवर्सिटी के रूप में भी काम करता है, मेनली तो यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है, कॉलेज तो वहाँ पे एक पार्ट हो गया उसका। और इसने जो मान्यता ले रखी है वो आपके रोहतक की एक यूनिवर्सिटी से ले रखी है, आगे उसका नाम आएगा तब बात करेंगे, पंडित बी डी शर्मा। ठीक है, तो ये देखो 3 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट क्या, इग्नू यूनिवर्सिटी जो 1985 में बनी थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसका एक रीजनल सेंटर हरियाणा के करनाल में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने लिखा था हॉर्टिकल्चर वाला, हरियाणा में राज्य का, स्टेट का पहला बागवानी विश्वविद्यालय जिसका नाम है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी 2016 में, वो भी आपके हरियाणा के करनाल में है। तीसरा पॉइंट, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के रूप में अब काम कर रही है, इसका भी मेन काम धाम कहाँ है, तो सारे का सारा करनाल। तो 3 पॉइंट याद रखना, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, इन सब के मामले में किससे जुड़े हैं, ये करनाल से। ठीक है, कहाँ से ये, अच्छा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय कुटेल, अब ये मूव किससे करेगा, इससे। ठीक है, ठीक है। सोनीपत आ गया, अब सोनीपत की बातें करते हैं थोड़ी सी, सोनीपत के बारे में भी कुछ खास बातें, थोड़ा सा तो हम जानते हैं, थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। सोनीपत में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसको माना जाएगा, 1986 में आपके यहाँ एक काम शुरू हुआ था जो 1987 में सामने भी आ गया, जिसको आज आप डी क्रस्ट कहते हैं। डी क्रस्ट मतलब क्या हुआ, डी सी मतलब आपके जहाँ जो बहुत बहुत ज्यादा सम्माननीय हैं, जिनको आप कहते हैं छोटू राम जी, उनके नाम पर है ये। तो डी क्रस्ट, DCRUST, तो डी मतलब दीन बंधु जो उनका उपनाम है, CR मतलब छोटू राम। तो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो पहले सिर्फ एक कॉलेज में मात्र था, 1987 में उसमें कामकाज स्टार्ट हुआ, बाद में जाके वो एक यूनिवर्सिटी के रूप में आया, और आज डी क्रस्ट का एक बहुत बड़ा नाम है। डी क्रस्ट में ही, कैंपस में ही बहुत बड़ा कई 100 एकड़ की जमीन है, वहीं पे सीपेट, सीपेट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जिसमें कि प्लास्टिक के ऊपर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है, कि प्लास्टिक्स का कैसे हम बेहतर यूज कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग ऐसा यूज करें कि वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसान ना दे। तो सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये किसका ही एक पार्ट है जो हमारे यहाँ डी क्रस्ट है। इसके अलावा सोनीपत में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी उत्तर भारत में सबसे पहले हमारे यहाँ बनी, जिसको आप कह सकते हैं ऑल विमेंस यूनिवर्सिटी। ऑल विमेंस कॉलेज तो बहुत होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पे अब तो कई यूनिवर्सिटी बन गई, हमारे यमुनानगर में भी बन गई, लेकिन अगर कहें उत्तर भारत का सबसे विशाल महिलाओं का कोई यूनिवर्सिटी काम करती है, तो हमारे हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के इलाके में है BPS, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, या भक्त फूल सिंह विमेंस यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी से तो निकली थी अपनी जो ये मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में, क्या नाम, मानुषी छिल्लर, यहीं से तो MBBS कर रही थी। ये जो अपनी BPS है, इसकी भी एक पुरानी हिस्ट्री है। भक्त फूल सिंह स्टार्टिंग से भक्त फूल सिंह नहीं थे, 19-20 साल की छोटी सी एज में पटवारी की पोस्ट पे लग गए थे, और पटवारी की पोस्ट पे तो खूब उस टाइम पे ऐशो आराम थे। ये कहानी है तब जब अंग्रेजों का काल था, तो खूब पैसा कमाया, खूब बढ़िया जीवन जिया, लेकिन उस बढ़िया जीवन को जीते जीते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो गलत रास्ता पकड़ गए। और एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि चल यार हम लोग सत्संग सुनने चलते हैं, तो मना कर दिया। उस दोस्त ने जबरदस्ती कहा यार एक बार चल तो सही, देख कितना कितना आनंद आता है, पता चलता है जीवन क्या है। जबरदस्ती करके वो दोस्त फूल सिंह जी को पकड़ के ले गया, और उस सत्संग में ऐसे गए फूल सिंह जी कि फिर दोबारा कभी उस गलत रास्ते पे नहीं गए, और इतना बदले कि उस दोस्त का तो नाम फेमस नहीं हुआ, लेकिन फूल सिंह ने इतना बदलाव अपने अंदर किया कि आज उनका नाम रिस्पेक्ट के साथ भक्त फूल सिंह के नाम से वो जाने जाते हैं, और उनके नाम पे महिला विश्वविद्यालय चल रहा है। और सुभाषिणी जी उन्हीं की बेटी थी जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। तो भक्त फूल सिंह ने एक शुरुआत की थी छोटी सी गुरुकुल के माध्यम से, ये इन्होंने बनाया था, यही छोटा सा हमारा सोनीपत में पड़ता है महारा गांव, यहाँ खोला था 1936 के आसपास। उसके लंबे टाइम बीतने के बाद 2006, वो तो एक्सपायर हो गए, उनका तो मर्डर कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर ये यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आई, और आज हम प्राउड के साथ कहते हैं कि
कि उत्तर भारत का पहला विशाल महिला विश्वविद्यालय जो बना वो हरियाणा के गोहाना में बना, बीपीएस भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नाम से। तो अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज यूनिवर्सिटी है डीक्रस्ट, सीपेट उसी के अंदर पड़ेगा मुरथल में ही। इसके अलावा भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, तो 3-4 बड़ी बड़ी चीजें। और अब तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल शायद साबित होगा कि किस तरह से किसी एरिया में एजुकेशन की पूरी सिटी बसाई जा सकती है। चलिए देखें, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। फूल सिंह पहले सरकारी नौकरी में थे, अंग्रेजों के टाइम में पटवारी थे ये। खानपुर कला में है। खानपुर कला कहाँ पड़ेगा? हमारे हरियाणा के सोनीपत के इसमें गोहाना में, ठीक है, गोहाना में पड़ेगा ये। अब गोहाना सोनीपत का हिस्सा इसलिए सोनीपत कहते हैं। खानपुर कला उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। महिला कॉलेज तो बहुत है, लेकिन महिला यूनिवर्सिटी ये पहली है। अब तो ढेर बन गई, ये पहली है आपके हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में। 2006 में बीपीएस मतलब भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, विमेंस यूनिवर्सिटी। दूसरा पॉइंट, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसको आप कहते हैं डी क्रस्ट। दीनबंधु छोटूराम, डी दीनबंधु, सी आर छोटूराम, दीनबंधु छोटूराम, डी क्रस्ट, CRUST, यूनिवर्सिटी ऑफ, ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी क्या मतलब हुआ? दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी बाद में बनी है। जब ये मुरथल में स्टार्टिंग इसकी हुई 1987 में, 86 में इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था, 87 में यहाँ कंफर्म कि भाई ये काम यहाँ चलेगा। इसके बाद जाके ये लेटर स्टेज में जाके डी क्रस्ट इसको नाम दिया गया। पहले सिर्फ ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था छोटा सा, ठीक है। तो 1987 में। अगला हमारा है, नेक्स्ट देखना, सीपेट। सीपेट मैंने आपको बताया, सीपेट क्या है हमारा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग। ध्यान से देखो, सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी मुरथल के डी क्रस्ट वाले इलाके में पड़ेगा। आप डी क्रस्ट देखेंगे ना तो बहुत बड़ा कैंपस उभरेगा। आप गूगल पे भी चीजें देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए, बाद में देखना, अभी नहीं। तो सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डी क्रस्ट, ये मुरथल में है। और बीपीएस कहाँ है? भक्त फूल सिंह खानपुर कला, कहाँ पड़ेगा? गोहाना। दोनों किसका पार्ट है? मुरथल भी कह लो, गोहाना भी सोनीपत का, ठीक है। नेक्स्ट है रोहतक। रोहतक में एमडीयू, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, 1976, हरियाणा बनने के 10 साल बाद। हरियाणा से 10 साल पहले क्या थी? केयू, और 10 साल बाद क्या है? एमडीयू में गठित, परंतु 1975 में अधिनियम पास हुआ। यानी इसके लिए आपकी विधानसभा में पहले चर्चा हुई होगी, तभी अधिनियम आया होगा। 75 में आया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, ये काम का है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पंडित भगवत दयाल यानी BD भगवत दयाल, पंडित BD शर्मा, ये कौन थे हमारे BD शर्मा जी? हमारे यहाँ राजनीति से जुड़े एक बड़ी हस्ती थी, पंडित BD शर्मा। तो BD शर्मा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब जो शरीर से जुड़ा हुआ, और विज्ञान विश्वविद्यालय। तो पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से ही मान्यता प्राप्त हुआ था जब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना था। अब तो वो क्या बन गई है? यूनिवर्सिटी। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ना, वो पहले मेडिकल कॉलेज था। तो ये पंडित BD शर्मा वाला कहाँ है? रोहतक में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, सुपवा देखो, सुपवा, SUPVA, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हरियाणा की पहली सोलर यूनिवर्सिटी है जहां सारा काम सोलर एनर्जी का कोशिश करते हैं यूज करके किया जाए। तो सोलर, पहली सोलर यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो तुम कहोगे जी सुपवा। अब ये सुपवा क्या है? अजीब सा नाम है। SU, ध्यान से सुनते चलना, SU इसका मतलब है स्टेट यूनिवर्सिटी, PVA स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी ये आपके राज्य की है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ, किस चीज की यूनिवर्सिटी है आपकी ये? तो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। देखो ये लिखा भी था, पर पहले मैंने समझा दिया ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छा याद रह जाए। सुपवा एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? स्टेट यूनिवर्सिटी, किस चीज की यूनिवर्सिटी? SUP, परफॉर्मिंग, ऑफ परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स जो दिखाई दे। सुपवा बेसिकली एक बड़ा सा सेंटर है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके 4 पार्ट्स हैं। इन्होंने नहीं दिए हैं, मतलब किताब में नहीं लिखा उसने, ये आए भी नहीं है, पर फिर भी एक आइडिया तुम्हें रहे इसलिए बता रही हूँ। सुपवा के 4 पार्ट्स क्या है? एक है स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये तो यूनिवर्सिटी है, इसके 4 हिस्से। एक का नाम है स्टेट इंस्टीट्यूशन, ये हर एक के नाम में आएगा। स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ
फाइन आर्ट्स, देखो वहां भी था, विजुअल था ना, परफॉर्मिंग, इस तरह से फाइन आर्ट्स। फिर एक है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के बाद डिजाइन भी है। फिर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर भी है, आर्किटेक्चर, ठीक है। और एक और है फिल्म एंड टेलीविजन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन या टीवी कह लो। तो 4 छोटे इंस्टीट्यूट्स मिलकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है सुपवा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। इसके 4 सेंटर कौन कौन से हैं? एक है फाइन आर्ट, स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइन आर्ट पहला, दूसरे का नाम है स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ, क्या देखती है वो, आर्किटेक्चर, और तीसरे का नाम है अर्बन डेवलपमेंट भी आर्किटेक्चर में, क्योंकि बिल्डिंग आप शहरों में तो बनाओगे ना, नहीं नहीं। इसके बाद तीसरा है स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ टीवी, फिल्म एंड टीवी, और एक है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये चारों किसके अंडर आते हैं? सुपवा के अंडर। सुपवा नया कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से नहीं था, 2014 में आया। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ आएगा, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, फर्स्ट सोलर यूनिवर्सिटी है। अब उम्मीद करती हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। सुपवा 2014 में बना, सुपवा यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसमें कितने इंस्टीट्यूट चलते हैं? 4। एक का नाम है फाइन आर्ट्स वाला, एक है फिल्म एंड टीवी वाला, एक है आर्किटेक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट वाला, और एक है डिजाइन वाला, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लेना, मान लो पेपर में एक और बना देंगे और कहेंगे बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, तो सुपवा के अंडर ये 4 आते हैं, तुम्हें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं सुपवा के बाद। जींद, जींद में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014। तो आपका सुपवा भी तो, रोहतक वाला भी तो 2014 का है, ये जींद वाला भी 2014 का, ठीक है। सिरसा में, सब प्राइवेट थी वाली और ये वाली, सिरसा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में। हरियाणा का 5वां विश्वविद्यालय था सिरसा में, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सन 2003 में बन गई थी, ठीक है। हिसार, जो मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल से, वही हिसार है ये। देखिए जरा क्या कह रहे हैं हिसार में, चौधरी चरण सिंह। हाँ जी, क्लास ओवर करनी है, ठीक है, मैं बस अब इस क्लास को ओवर कर रही हूँ, थोड़ी देर और पढ़ा दूँ, 2 मिनट छोड़ रही हूँ इसको। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी क्या है? कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, 7वें पीएम कह लो, 5वें कह लो, कैसे 5वें? नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा और मुरारजी देसाई और चरण सिंह, 5वें। 2 बीच में कौन गायब हुए? 2 बार एक ही आदमी आया था, कौन? जिनका नाम था, दोनों बार डेथ के बाद आए थे, नाम पता होगा आपको, गुलजारी लाल नंदा। तो उस हिसाब से कौन से हो गए वो? 7वें। तो 7वें कहना भी ठीक है और 5वें कहना, आपको लॉजिक दोनों का पता है, ठीक है। तो चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि 1970 में बना, बाद में इसके नाम के आगे सीसीएस आया, पहले ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखो ये रहा, ये थी HAU। 1991 में क्या बन गई? CCS HAU, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। 1970 में ये बना था HAU और 1991 में बन गया CCS HAU। फिर दूसरी का नाम क्या है? यहाँ से GJU, गुरु जम्भेश्वर। गुरु जम्भेश्वर कौन? राजस्थान में जन्मे। उस टाइम में, आज से कितने साल पहले, कई 100 साल पहले, 1400 कुछ में जन्मे थे, 1500 कुछ में एक्सपायर हुए, बताया था ना मैंने। और पर्यावरणविद थे, कहा था जानवरों को मत मारो, खूब पेड़ लगाओ, पर्यावरण को सुरक्षित करो। तब जब लोग राजा महाराजाओं के काल में थे, पर्यावरण की बातें कोई सोच भी नहीं पाता था, तब ये आदमी पर्यावरणविद था, तभी लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय तो GJU यूनिवर्सिटी जो है टेक्निकल और साइंस के लिए काम करती है, 1995 में बनी, ठीक है। लाला लाजपत राय, लुवास की बात करेंगे, ये लाला लाजपत राय VAS, वेटेरिनरी, वेटेरिनरी होता है जानवरों से संबंधित, A मतलब एनिमल्स, S मतलब साइंसेस। तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेस। तो पशु चिकित्सा, ये रहा ना, पशु चिकित्सा, वेटेरिनरी, एनिमल और पशु विज्ञान, तो एनिमल साइंसेस। इसको बोलोगे पशु चिकित्सा को वेटेरिनरी और पशु विज्ञान को आप कहोगे एनिमल साइंसेस, ये भी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हिसार में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी हिसार में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो 3 बड़ी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी? लुवास यहाँ है, GJU यहाँ है, CCS HAU यहाँ, कल मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी अगर आपने क्लास ली होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखें, भिवानी।
भिवानी की कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में खुली। अभी हमने देखा था सुपुवा भी 2014, और जींद वाली रणजीत सिंह वाली भी 2014। ठीक है, यमुनानगर में डीएवी महिला विश्वविद्यालय, अब देखना दोबारा आ गया ना, एक महिला विश्वविद्यालय पहला था, पहली यूनिवर्सिटी, वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी, कौन सी? बीपीएस, गोहाना, खानपुर कला, सोनीपत में। अब ये देखो तुम्हारे सामने दोबारा आ गई। ये कहाँ है? यमुनानगर में डीएवी। डीएवी जानते हो, दयानंद एंग्लो वैदिक के लिए यूज करते हैं डीएवी। गुड़गांव में है इंडियन नेशनल डिफेंस विश्वविद्यालय, बड़े काम की चीज है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो ध्यान से सुनो, एक यूनिवर्सिटी का नाम है इंदू, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, यानी देश में इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली यूनिवर्सिटी। ये आपके बिनौला गांव गुड़गांव में। और इसके अलावा आपने एनडीसी पढ़ा होगा और एनडीए पढ़ा होगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र पुणे, नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा के गुड़गांव में। तो कितनी बड़ी बात है कि जो सिर्फ इकलौता पुणे में है, खड़गवासला में, जिसको सारे एग्जाम्स के लिए हम तैयार करते थे। ऐसा एक एनडीसी है, कॉलेज है आपके नई दिल्ली में। अब इन दोनों से बड़ी, ये तो सिर्फ एकेडमी, एकेडमी तो छोटी सी होती है, कॉलेज उसके उससे बड़ा होता है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके लिए हम बहुत शुक्रिया करें कि किसको चुना गया, हमारे हरियाणा को। तो आप समझ जाओ कि 3 सैनिक स्कूल क्यों है यहाँ, कारण समझ में आ गया। यहाँ की भूमि में ऐसा माना जाता है कि यहाँ के खून में है देश के प्रति भक्ति दिखाना, इसलिए यहाँ इस तरह की चीजों को प्रेफरेंस में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किस चीज में आ गया ये गुड़गांव, इंदू, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनौला 2010। और एससीईआरटी भी यही है। एससीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी पता होगा ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो किताबें छापता है। ऐसे ही आपके राज्य में एससीईआरटी है, हर राज्य में, जो आपके राज्य बोर्ड की किताबें छापता है। 2 तरह के बोर्ड होते हैं, एक सीबीएसई और एक आपके राज्य का विशेष। जैसे एचबीएसई कल पढ़ाया था शायद मैंने, एचबीएसई कैसे, हाँ कल सारी बातें बताई थी ना, 8वीं 10वीं 12वीं नाम बदला। तो इस तरह से आपका एचबीएसई की किताबें अलग छपती हैं, सीबीएसई की किताबें छापता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल है, एससीईआरटी स्टेट काउंसिल है। हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? गुड़गांव में, 1979 में बना। इंपॉर्टेंट है ये सारे स्कूलों की जितनी किताबें हरियाणा के लेवल पे लगती है ना, जो छोटे स्कूल उन सब में देखना एससीईआरटी की किताब होती है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो स्टेट का काउंसिल है, आपके राज्य का है, जो शिक्षा में जो रिसर्च होता है इसके लिए काम करता है, एससीईआरटी। ठीक है, जो जेबीटी के सेंटर्स होते हैं ना, जो जेबीटी कराते हैं, उनके कोर्सेज भी एससीईआरटी रन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महेंद्रगढ़ में, हरियाणा का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जंतपाली में। हरियाणा की यूनिवर्सिटी या तो हरियाणा सरकार की है या प्राइवेट है, लेकिन सेंट्रल लेवल से पैसा लेके आपके यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चल रही है जो महेंद्रगढ़ में, जिसका नाम है जाटपाली या जंतपाली। जो एग्जाम में आ जाए वो टिक कर देना, 2009। इकलौती सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, नहीं तो जितनी पढ़ी वो आपके हरियाणा की है, वो देश की नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की है। ठीक है, रेवाड़ी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बिल्कुल नहीं है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मतलब ये इग्नू नहीं है तो इंदिरा गांधी के नाम पे मीरपुर में है, और ये इग्नू से अलग है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में थी, जिसका रीजनल सेंटर आपके करनाल में था। ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपकी जो पर्सनल आपकी है, ये ऐसा नहीं कि देश वाली, ये आपकी है, मीरपुर में 2013 में बनी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी बावल में है। बावल कहाँ पड़ेगा आपके? पलवल में। ठीक है, नूह में शहीद हसन खां मेवाती, क्या ये नाम हमने पढ़ा था? हसन खां, बाबर से भिड़ गया था ये आदमी, बाबर जो तोप लेके भारत में घुसा था, जिससे कि सब थर्रा गए थे, डर गए थे, उससे लड़ने वाला आदमी था हसन खां। तो हसन खां मेवाती, नाम के आगे मेवाती क्यों? क्योंकि मेवात का था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हार में, मेवात में। फरीदाबाद में विज्ञान और तकनीकी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत काम की है ये भी, ये विज्ञान और तकनीकी यूनिवर्सिटी अब एक टेबल में भी आएगी, जिसको मैं कल पढ़ाऊंगी, तो पूरी डिटेल बताऊंगी ये कब बनी, इसमें कब कब क्या क्या चेंजेस हुए। सर बस छोड़ रही हूँ मैं क्लास। ठीक है, चलिए इतना, 3 यूनिवर्सिटी और रह गई। पलवल में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय है, और आप जानते हैं वाल्मीकि जी के नाम पे संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी पूछेंगे कहाँ है हरियाणा में, तो आप कहेंगे कैथल में। वाल्मीकि को याद रखना, कैथल संस्कृत मुंदरी में। पानीपत में पहला आचार्य कुलम गुरुकुल खुला था, आचार्य कुलम पूछेंगे पहला पानीपत में। दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल भी पानीपत में था ना पहला। ठीक है, हरियाणा में सेमेस्टर
प्रणाली कब शुरू हुई? 2006 में। चलो अब ये छोटे छोटे फैक्ट्स आ गए, यूनिवर्सिटी यहाँ तक थी। मैंने आपको यूनिवर्सिटीज का टॉपिक आज पढ़ा दिया। अब कल हम लोग दोबारा भी आएंगे ये सब, जैसे एनडीआरआई और एनबीआरसी में दोबारा से इनका नाम आएगा। जब दोबारा आएंगी तो उस टेबल में तुम बहुत क्विकली समझ पाओगे, क्योंकि आज एक बेस का काम हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक को। थैंक यू।